हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं मसूद नर्स आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर आउट किया है अपने 10th क्लास का नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसका सॉल्यूशन यानी कि वो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और वो कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम लेके आए सिर्फ साइंस का मैं यानी कि साइंस में भी सिर्फ फिजिक्स पोर्शन का। तो हम वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो साइंस के आपके सैम्पल पेपर में फिजिक्स पोर्शन आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने आगे बढ़ते हैं। आज क्या करेंगे आज करेंगे हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में भी फिजिक्स के सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021-22 का सॉल्यूशन करने से पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या है। हमें 90 मिनट्स मिलेंगे टोटल पेपर करने के लिए, पूरा साइंस का पेपर करने के लिए। और हमें टोटल क्वेश्चंस क्या आएंगे। एक बात तो ये कि हमारे पेपर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट्स ए, बी एंड सी। पार्ट ए, बी एंड सी। सेक्शन ए कंटेन 24 क्वेश्चंस ऑफ इक्वल मार्क्स, एनी 20 आर टू बी अटेम्प्ट। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होंगे, 20 अटेंड करने हैं, यानी कि 4 अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होंगे, अटेंड एनी 20 करने हैं, कोई भी 20 करने हैं। सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चंस होंगे और 10 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने हुए 24 + 24 48, 48 और 12 60 क्वेश्चंस होंगे आपके पूरे पेपर में। अटेंड कितने करेंगे 20 20 40 40 10 50 हमें अटेंड करने होंगे। अब ऐसा नहीं कि सर 50 अटेंड करने, मैं 55 करके आ गया और मेरे को 5 गलत हो गए तो मेरे 55 में से 5 गलत, 50 की 50 सही नहीं। आपके क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे जो आपने पहले किए हैं, वही आपके इवैल्यूएट होंगे। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है। कोई गलत क्वेश्चन है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सेक्शन ए में जो अपने फिजिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन है वहीं से। Section A consists of 24 questions of equal marks. Attempt any 20 questions from this section. The first attempted 20 question would be evaluated. पहले जो 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वही आपके मार्क्स में एवल्यूएट होंगे। ऐसा नहीं कि 22 कर दिए सर 2 गलत हो गए तो मेरे को 22 में से 2 गलत 20 में से 20 आ गए, नहीं। आपके फर्स्ट 20 अगर सही तो 20 ऑफ 20, फर्स्ट 20 में से आपने 1-2 गलत किया है तो आपके पीछे वाले काउंट नहीं होंगे, वो गलत ही काउंट होंगे। तो अपने है क्वेश्चन नंबर 17 से अपना फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। ऑप्शन से आपके पास सारे एमसीक्यूज टाइप के हैं तो ऑप्शंस आएंगे अपने। अब ये कह रहा है एक डेंटिस्ट है, वो अपने पेशेंट के टीथ में छोटी सी कैविटी को एग्जामिन करने के लिए किस टाइप के मिरर को यूज लेता है। ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर बी प्लेन मिरर। ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर एंड ऑप्शन डी एनी स्फेरिकल मिरर। तो डेंटिस्ट अपने पेशेंट के अपनी टीथ की कैविटी, छोटी सी कैविटी को देखने के लिए क्या होगा, एक मिरर उसके मुंह में डालेगा और उसकी इमेज देखेगा। तो इमेज कैसी दिखाई देनी चाहिए आपको? इमेज और छोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको उसका ट्रीटमेंट करना है तो इमेज बड़ी दिखाई देनी चाहिए। और बड़ी इमेज कौन देगा? ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट कौन सा वाला मिरर यूज लेगा? और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। तो अपना आंसर क्या होगा? इट्स कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। कोई कन्वर्जिंग लेंस है, उसमें ये 4 आपके पास डायग्राम दे रखे हैं। ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस एक स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन फॉर्म करता है, वो इनमें से कौन सा डायग्राम सही ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। आते हैं तो पहले ये देखते हैं सारे के सारे लेंस कन्वर्जिंग है क्या। अगर कोई वहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस नहीं है तो वो वहीं से उसको साइड में करने के, तो ऑप्शन सही नहीं है। इसमें भी कन्वर्जिंग सारे लेंस कन्वर्जिंग है, कुछ भी हो सकता है, इनमें चारों में से कोई भी हो सकता है। अब आते हैं कि इमेज कहाँ पे चाहिए? हमें स्क्रीन पे चाहिए। तो इमेज स्क्रीन पे किस में आ रही है? ये स्क्रीन है। इमेज हमें पता है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज 2 या 2 से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज कट होती है वहाँ पे इमेज बनती है। यहाँ पे कट हो रही है स्क्रीन पे मिलेगी, यहाँ पे भी स्क्रीन पे कट हो रही है स्क्रीन पे मिलेगी, यहाँ पे भी स्क्रीन पे कट हो रही है तो स्क्रीन पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कट कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, स्क्रीन पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें इमेज कहाँ मिलेगी? यहीं पे मिल जाएगी, ना कि स्क्रीन पे। तो ऑप्शन डी ना सही नहीं है। अब क्या है? अब क्या देखेंगे यहाँ पे? अगर गौर से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ, ये लेंथ बोली हुई है, ये फोकल लेंथ। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज अगर
अगर प्रिंसिपल रे एक्सिस से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई भी लेंस हो वो उसके फोकस से पास होगी, वो उसके फोकस से पास होगी, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे ये कहां से पास हो रही है, उसके ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ये भी ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये बात हो ही नहीं सकती, यहाँ बात हो ही नहीं सकता। पीछे होता ऑप्शन सी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं वापस, क्या बात की अपने कि कोई भी ऑब्जेक्ट की राइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। प्रिंसिपल फोकस की उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ है और ये इसके फोकस पॉइंट से ही पास हो रही है, ठीक है। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो अगर कोई लाइट की रे पास होती है तो विदाउट डेविएशन विदाउट डिफ्लेक्शन वो सीधी चली जाती है। एकदम बिल्कुल बात सही है। स्क्रीन पे मिल रही है अपन को जो हमें सही कंडीशन चाहिए थी और जो कुछ भी इसमें फंडे लगाए वो सब हमारे ऑप्शन सी में करेक्ट आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बी में ये प्रिंसिपल रे के पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, फिर भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट इमेज स्क्रीन पे चाहिए, लेकिन ये इमेज यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी बना रहा है। तो ये तीनों ए बी एंड डी एलिमिनेट हो गए, पीछे बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर एज वेल कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, option C two plane mirrors placed at 90 degree to each other, and option D concave mirror as well as concave lens। भैया क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है which of the following can make a parallel beam, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। अगर कोई पॉइंट सोर्स से लाइट हमें किसी पे इंसिडेंट करवाए तो हमें वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन कौन देगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, या दो प्लेन मिरर जो 90 डिग्री पे है, या कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। कौन देगा पैरेलल, कौन देगा पैरेलल, देगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों देगा, ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमें पैरेलल चाहिए, हमें पैरेलल चाहिए, नॉट फोकस कर रहा वो, फोकस नहीं चाहिए हमें, वो उसको पैरेलल चाहिए कुछ इस टाइप से। ये इस टाइप से चाहिए, ना कि ये इस टाइप से, इस टाइप से चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। तो ये कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर वाले कौन कौन से, कॉनकेव लेंस वाले ऑप्शन गलत, एंड प्लेन मिरर ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए इज अपना करेक्ट बचा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस वाला ये इकलौता ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर दिस इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास 1.52, air 1.0003, water 1.333, based on the refractive indices of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order। आपको तीन मटेरियल दे रखे हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। पहला ग्लास, एन ग्लास वो कितना है 1.52, एयर यानी कि एन ए वो है 1.0003, एंड थर्ड वन इज वाटर एंड W विच इज 1.333। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम्स किसमें सबसे ज़्यादा होगी, किसमें सबसे कम होगी, यानी उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पता है लाइट की स्पीड मैक्सिमम किसमें होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और जैसे ही किसी मीडियम में वो ट्रैवल करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता रहता है और स्पीड कम होती रहती है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसमें है, एयर में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी मैक्सिमम। और मिनिमम किसमें होगी, मिनिमम उसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो, वो किसमें, ग्लास में। तो
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी मिनिमम। बीच में कौन सा बचा अपना वाटर वाला, तो किस कौन से ऑर्डर में करना है, हमें करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग भी हो सकता था, हमें डिक्रीजिंग में करना है, मतलब कि मैक्सिमम फिर उससे कम फिर मिनिमम, असेंडिंग होता तो मिनिमम उससे ज्यादा और फिर मैक्सिमम, हमें करना है मैक्सिमम से लेके मिनिमम की तरफ। तो मैक्सिमम किसमें है, एयर में, उसके बाद वाटर में और उसके बाद ग्लास में। तो ये अपना जो ऑर्डर होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, गलत, वाटर में तो बीच में आ रहा है। ऑप्शन बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, गलत, वो तो मिनिमम है या लास्ट में आ रहा है। ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में आ रही थी मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो बीच में आ रहा था, बिल्कुल सही बात है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास मिनिमम थी, बस अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन करके समझ लिया कि एयर में होगी वो मैक्सिमम, ग्लास में होगी वो मिनिमम और वाटर में होगी वो मिड में। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अपना ऑप्शन आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑफ द inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction r and v respectively, which of the following is correct? options है एंगल ए r equal to v, r greater than v, r equal to 1 upon v and r less than v। क्या बात कर रहा है ये, कोई प्रिज्म है, कोई प्रिज्म है, इस पे रेड लाइट भी गिरी है और वॉयलेट लाइट भी गिरी है। वॉयलेट लाइट एंड रेड लाइट वो सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म पे, फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड बी। रेड कलर है ना, उसका एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना है, वो आर है। वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना है, वी है। हमें आर और वी में एक रिलेशन बताना है, क्या होगा इन चार में से। तो हमें पता है, सभी को हमें पता है, जब भी कोई प्रिज्म होता है ना उसमें व्हाइट लाइट आती है, चाहे कोई भी लाइट है, व्हाइट लाइट आती है तो लाइट को वो अपने 7 कलर में डिवाइड कर देता है। कौन से में, वो विबग्योर में, जिसमें हम लिखते हैं इसको विबग्योर है, लेकिन कलर का अरेंजमेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो नीचे नीचे लिखा है वही कलर ऊपर ही ऊपर होगा, वही कलर ऊपर ही ऊपर होगा। यानी कि ये कलर ऐसा आता है, ऊपर ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और लास्ट में वॉयलेट। तो कलर का अरेंजमेंट कैसे आता है, यानी कि अगर ये लाइट सीधा सीधा चली जाती तो ये ऐसा होती, लेकिन रेड कलर यहाँ पे आ रहा है, ऑरेंज यहाँ पे, येलो यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, इंडिगो यहाँ पे और वॉयलेट यहाँ पे। यानी कि रेड कलर ये रहा और वॉयलेट कलर ये रहा। मैं अगर सिर्फ रेड और वॉयलेट बनाऊं तो इसको देखो, ये प्रिज्म, ये लाइट फॉल कर रही है, ये सीधा निकल जाती लेकिन नहीं जाके ये रेड कलर और ये वॉयलेट कलर, ये रेड और ये वॉयलेट, तो ये और ये वी, एक है एंगल आर और एक है एंगल वी। तो उसमें क्या होगा, हमें पूछा है एंगल और आर और वी में एक रिलेशन। तो देखो ये अपना ओरिजिनल पाथ एंगल, ये क्या है, लाइट आर मिनिमम डेविएटेड हुई है, मिनिमम डेविएटेड हुई है, यानी कि इसका एंगल आर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। वॉयलेट लाइट मैक्सिमम डेविएटेड हुई है, यानी कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैक्सिमम होगा। यानी कि रेड कलर यानी कि एंगल आर विल बी लेस देन एंगल वी। तो वो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि रेड कलर ऊपर ही है, वो मिनिमम डेविएटेड हुआ है, तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आएगा इन कंपेरेटिव टू अदर कलर, कोई भी उधर हो। यहाँ पे वॉयलेट की जगह कोई भी आता है, रेड कलर साथ में दिया हुआ है तो रेड कलर का एंगल आर मिनिमम होगा और वॉयलेट कलर का मैक्सिमम होगा। तो हम सीधा कह सकते हैं एंगल आर विल बी लेस देन टू एंगल वी। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये कुछ आपका डायग्राम दे रखा है, इसको एग्जामिन करना है और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वो कौन सा है करेक्ट है वो बताना है। तो उसको देख लेते हैं और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये अगर हम पहले डायग्राम को देखें तो ये कोई कॉन्केव मिरर है जिसपे ये सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस, ये पोल 1 2 3। हमें ये बोल रखा है 1 बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हुई मेरी 3 सेंटीमीटर और ये वाली देखो
ये 6 सेंटीमीटर। क्यों? 1 2 3 4 5 6, फोकस तो है इसका 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और रेडियस है उसकी 6 सेंटीमीटर। चलो अब ऑप्शन पे आते हैं। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। गलत बात है, क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है। साइन के भी बात है। अब देखो ये अगर साइन कन्वर्जन देखे तो एक्स एक्सिस के इधर वाला नेगेटिव में, इधर वाला पॉजिटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में, ऊपर वाला पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ किस साइड में? इस साइड में, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। नेगेटिव में कितनी होगी? हमने देखा है ये 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, बात खत्म, यहीं पे उसको छोड़ दो। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस द इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। चलो फोकल लेंथ वाली यहाँ तक बात सही होती है, -3 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी बात सही हो रही है। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर, यहाँ पे वापस गलत, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर एलिमिनेटेड। अब बात बची अपनी ये -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? -1, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ रहा है +1। एक में आ रहा है मैग्निफिकेशन -1, एक में आ रहा है मैग्निफिकेशन +1। इसका मैग्निफिकेशन -1 और +1 का सेंस क्या है? 1 तो ये बताता है कि सेम साइज की इमेज देगा वापस, तो हमें पता ही है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वापस इमेज उसी साइज की बनती है, तो मैग्निफिकेशन 1। अब +1 और -1, +1 और -1, एक +1 तो बना रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, -1 बता रहे हो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है तो किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन होगी? अगर हम इमेज फॉर्म करें तो ये एक लाइट रे आएगी इस टाइप से और ये नीचे चली जाएगी, एक लाइट रे आएगी इस टाइप से और ये इस तरफ आएगी। कहाँ पे कट हुई? नीचे की तरफ। तो इमेज कहाँ पे बनी? ये नीचे की तरफ उल्टी इमेज बनी, यानी कि मैग्निफिकेशन कौन सा होगा? मैग्निफिकेशन भी होगा नेगेटिव। तो इमेज की फोकल लेंथ क्या है? कई मिरर की फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन विल बी -1। तो वो ऑप्शन कौन सा है अपना? वो ऑप्शन है अपना ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। ऑप्शन है आपके लिए 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल आई फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो ये एयर, ग्लास, एयर, इसके एरो देखो, ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि लाइट या फिर कोई भी रे किस टाइप से जा रही है? यहां से जा रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे आएगा ना कि यहां पे। हमें साफ साफ बोला भी है कि पॉइंट O पे बताना, ये रहा पॉइंट O, तो पॉइंट O पे एंगल आई बताना है। ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज 45, 0, 90 एंड 180। अगर इस डायग्राम को हम गौर से देखें, हमें जो भी फिगर दे रखा है उसको गौर से देखें, तो ये देखो इंसिडेंट रे, ये बाहर है एयर, अंदर है ग्लास। मीडियम चेंज हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली चेंज हुआ। अगर मीडियम चेंज हुआ है और लाइट उसके अंदर एंटर करती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होते हुए लाइट के पाथ में डेविएशन आना चाहिए, लाइट के पाथ में डेविएशन आना चाहिए। यहां पे डेविएशन आ रहा है क्या? यहां पे डेविएशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लाइट के पाथ में डेविएशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कौन से एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है? एंगल की लाइट का इंसिडेंट रे, एंगल की क्या सॉरी लाइट का इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही लाइन पे है या, और एंगल आई क्या होता है? एंगल आई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल आई क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यानी कि हमें ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बताना है। और कोई भी लाइट रे किसी भी एक मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में एंटर करती है और वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, तो वो कौन से पाथ पे फॉलो कर रही है? वो उसी पाथ पे जा रही है जिस पाथ पे नॉर्मल बनाया है। यानी कि ये लाइन है ना, यही इसका नॉर्मल है, यही इसका इंसिडेंट रे और यही इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन में, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 0 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई देखो डिफ्लेक्शन ही नहीं आया, यहाँ पे बाहर जाते डिफ्लेक्शन आया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन ही नहीं आया, डिफ्लेक्शन नहीं आया, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम पाथ है, सेम पाथ पे है, यानी कि वहां उन दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब कितना है? 0 डिग्री। अपना ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ प्रिज्म ABC विद BC एज बेस, ये ABC BC बेस है इसका, is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagram after dispersion the third color from the top of the spectrum correspond to the color of
द स्काई। ये कह रहा है कोई एक ही प्रिज्म एबीसी, उनको अलग अलग ओरिएंटेशन पे रखा है बार बार। 4 ओरिएंटेशन है, नंबर 1 2 3 एंड 4। तो हमें बताना है किस कंडीशन में या किस ओरिएंटेशन में जो स्पेक्ट्रम बनेगा। ये तो बात सही है कि प्रिज्म में लाइट हम फॉल करा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम बनेगा, तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना उसका थर्ड कलर, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि ऊपर से थर्ड कलर कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। कलर ऑफ द स्काई कौन सा होता है? ब्लू। कलर ऑफ द स्काई कौन सा होता है? ब्लू। यानी कि स्पेक्ट्रम का टॉप से थर्ड, यानी कि नंबर 1 2 एंड 3, थर्ड वन क्या हो? ब्लू कलर हो। और हमें पता है स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है? विबग्योर में हम बोलते विबग्योर है, हमें स्पेक्ट्रम उल्टा बोलता है जस्ट, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो टॉप थर्ड में कौन सा आएगा? अगर नॉर्मल एकदम सीधा बेस हो, सीधा प्रिज्म हो तो नॉर्मल कैसा आएगा? 1 2 3, थर्ड वन इज येलो। हमें कौन सा चाहिए? ब्लू। ये कब होगा? जब स्पेक्ट्रम ही उल्टा बन जाए। जब स्पेक्ट्रम ही उल्टा बन जाए, जब स्पेक्ट्रम ही उल्टा बनेगा तो हमें वापस इसी फॉर्म में मिलेगा। जैसे अगर ये प्रिज्म है, कोई प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है, ये लाइट फॉल करवा रहे हैं, ये एलिमेंट है, ये सीधा है तो ऊपर ऊपर रेड कलर, नीचे नीचे वॉयलेट कलर। हमने रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर में पढ़ा है कि अगर इसी प्रिज्म को मैं उल्टा लग दूं तो क्या होगा? मेरे को स्पेक्ट्रम मिलेगा जो उल्टा मिलेगा, यानी कि ऊपर ऊपर आएगा वॉयलेट कलर, नीचे नीचे आएगा मेरा रेड कलर। अब ऊपर ऊपर वॉयलेट, नीचे नीचे रेड, तो अब देखो थर्ड वन इज ब्लू। तो यानी कि उस प्रिज्म को उल्टा कर दो, यानी कि जो बेस था ना उसका बेस को ऊपर कर दो। और बेस कौन सा है? बीसी एज बेस। बीसी बेस है, जो वो ओरिएंटेशन निकालना जिसमें बेस ऊपर की तरफ हो। ये तो नॉर्मल है, इसमें भी बेस देखो तिरछा है, उल्टा नहीं है, ये एक तरह से सीधे की तरफ ही है। ये भी देखो तिरछा है, उल्टा नहीं है। तो इसमें तीनों में ऑप्शन ए 1 3 एंड 4, इसमें हमें सीधा स्पेक्ट्रम में मिलेगा, यानी कि हमें थर्ड कलर ब्लू नहीं मिलेगा। थर्ड कलर ब्लू किसमें मिलेगा? देखो ऑप्शन सेकंड, उल्टा प्रिज्म है, ये लाइट फॉल हो रही है, स्पेक्ट्रम बनेगा, ऊपर ऊपर आएगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, थर्ड वन इज ब्लू, और हमें वही चाहिए। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड वन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर अपना। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं अपन सेक्शन बी। सेक्शन बी इंस्ट्रक्शन वही, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, question number 25 to 48 of equal marks, attempt any 20 question from this section. The first attempt at 20 question would be evaluated, same वही सेक्शन ए वाला। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 कंस्टेंट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, assertion A and reason R. Answer this question selecting the appropriate option given below. असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। असर्शन रीजन टाइप के हमें पता है, 2 स्टेटमेंट देखे हैं, एक असर्शन और एक रीजन, ए एंड आर। अगर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असर्शन जो लिखा हुआ है उसको रीजन पूरा एक्सप्लेन करना है, यानी कि असर्शन बात ट्रू है, रीजन भी बात ट्रू है, और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, दोनों ट्रू है, और आर रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन अगर बोथ ट्रू है, दोनों ट्रू है, ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन बी हमें चूज करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ए तो गलत है लेकिन आर हमारा सही है। तो करते हैं क्वेश्चंस। हमारे फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन आया है असर्शन रीजन टाइप का, कौन सा? नंबर 34। असर्शन है अपना, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डार्क डे टाइम। दिन के समय स्काई ब्लू दिखाई देता है, जी बिल्कुल सही बात है, असर्शन ट्रू है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट 7 कलर का कंपोज है, 7 कलर से मिलकर बनी, दोनों बात से, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। हमें ऑप्शन सी एंड डी चाहिए नहीं, ऑप्शन ए और बी में से करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना है जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या असर्शन को। रीजन क्या है? व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। इससे ये एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल रहा कि दिन के समय हमारा स्काई ब्लू होता है, नहीं मिल रहा एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन क्या? स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट देती है, ना कि ये व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना? ऑप्शन बी। अगर एक्सप्लेन कर दे तो ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, if the power of a lens is -4 diopter, then
इट मीन्स दैट द लेंस इज अ ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ माइनस 50 मीटर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ माइनस 25 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ माइनस 25 मीटर। चलो करते हैं क्वेश्चन को। हमें दे रखा है एक लेंस की पावर, वो कितनी है, -4 डायप्टर। तो हमें पता है पावर P इक्वल टू 1/f वेयर f शुड बी इन मीटर, ये डायप्टर में ये मीटर में, तो वो कितना है -4 इक्वल टू, ये तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f इन सेंटीमीटर। चलो -4 1/f, f हमें फाइंड करनी है, क्यों, क्योंकि मैं देखो f के भी दिया हुआ है, बाद में हम देख लेंगे वो कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, मीटर में देखते हैं। तो f इन मीटर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1/4 यानी कि माइनस का 25 मीटर, माइनस का 25 मीटर, या फिर उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ -25 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, -25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस लेंथ जिसकी -25 सेंटीमीटर होगा वो ऑप्शन सही है। तो देखो कौन सा अपना आंसर में फोकल लेंथ कौन कौन सी कितनी कितनी है, 50 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर करेक्ट, -25 गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे ये भी देते ना, ये भी -25 सेंटीमीटर, ये भी -25 सेंटीमीटर, तो कैसे हम रिकॉग्नाइज करते कौन सा है, तो देखो फोकस लेंथ नेगेटिव में, f नेगेटिव में, और f नेगेटिव में, फोकस लेंथ नेगेटिव में किसकी रहती है, हमेशा कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव में रहती है। तो हमें माइनस का 25 सेंटीमीटर आया है, तो अगर यहाँ पे भी -25 होता और नीचे वाले ऑप्शन पे भी -25 मीटर के जगह सेंटीमीटर ही होता, तो हम वहाँ पे जाते कि लेंस का नेचर कौन सा है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, नेगेटिव फोकल लेंस हमेशा कॉनकेव की आएगी, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है अपना रे, चलो आंसर आ गया, चलो वापस मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कोई कॉनकेव मिरर है, उसमें 15 सेंटीमीटर सामने सन की रेज एक जगह फोकस हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ दिस इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें उस एक ऑब्जेक्ट को उस मिरर के सामने कहां पे प्लेस करना चाहिए कि इसकी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो, सेम हो, इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी मिरर हो, हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हैं कि उसकी और इमेज की हाइट सेम हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तो उसकी हाइट और इसकी इमेज की हाइट इक्वल होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें ऑप्शन में कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा, हमें ऑप्शन दे रखा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड मोर देन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन को निकाल लेते हैं, कहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमें निकालेगा ऊपर वाला पोर्शन। ये कह रहा है सन की लाइट कहां पे कन्वर्ज हो रही है, 15 सेंटीमीटर पे, और एक कोई भी लाइट हो की रेज हो, वो कहां पे कन्वर्ज होती है, पहले लाइट आ रही है वो कहां पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे, फोकस पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे इकट्ठा होती है, इसलिए उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो उसका फोकस पॉइंट कितना है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कहां पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि आर पे, उसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम आर ही बोलते हैं। आर कितनी होगी, फोकस है 15 सेंटीमीटर, हमें पता है फोकस इक्वल टू आर अपॉन 2, तो आर इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई 2, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे हो, उसके मिरर के इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लगा ऑप्शन है क्या, मोर देन 30 सेंटीमीटर ना, बिटवीन 50 30 ना, 15 ना, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम उस मिरर के 30 सेंटीमीटर सामने रखेंगे तो सेम हाइट की हमें इमेज देगा ऑब्जेक्ट के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame
and the distance between lens and image is 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens? Options A -80, B -40, C -40/3, D -80/3. ये कह रहा है कोई लेंस के सामने हमने कैंडल को रखा है तो उसका फ्लेम की इमेज 3 टाइम्स आ रही है, यानी कि मैग्निफिकेशन 3, इमेज भी रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा नेगेटिव। और हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज और लेंस की डिस्टेंस यानी कि u गिवन है 80 सेंटीमीटर। हम फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि u फाइंड करना है। तो हमें पता है मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u, तो बस हमें m गिवन है, u गिवन है, ये v गिवन है, u फाइंड करना है। तो -3 इक्वल टू 80/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा उधर, ये आएगा नीचे, तो u इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर। तो वो कौन सा है अपना, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, while looking at the above diagram Nalini conclude the following. Number 1, the image of the object will be a virtual one. Number 2, the reflected ray will be travel along the same path at the incident ray but in opposite direction. Number 3, the image of the object will be inverted. Number 4, this is concave mirror and hence the focal length will be negative. Which one of the above statements are correct? 1 and 2 यानी first and second, first and third, second, third and fourth, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो देखते हैं ये क्या है, ये कोई देखो सीधी सी बात है, ये देखो कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर ही है। क्यों, देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर वाली सरफेस से, कॉनकेव मिरर है। तो देखो कॉनकेव मिरर है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वापस उसी पाथ पे, जिस पास से जा रही थी उसी पास से अलोंग रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी कि द रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो वो हम साइड कर लेते हैं जिसमें ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा, एक तो ये रही रे, एक इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाते, जो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये ग्रीन वाली, और ये यहाँ पे कोई कट हो गया, यानी कि यहाँ पे इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनी। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, यानी कि थर्ड वाला भी सही है, तो थर्ड वाला किस में है, इसमें है ही नहीं, तो ये कैंसिल, इसमें है और इसमें है, यानी कि ये और ये, ऑप्शन बी, सी एंड डी इसमें अभी तक हमें मैराथन चल रही है, कौन विनर होगा। फोर्थ है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये कॉनकेव मिरर है, जी सही बात है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जी बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यानी कि ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 किस में, वापस सी में भी है, डी में भी है, वापस यही बात है। अब आते हैं ये ऑप्शन 1 नंबर, ये स्टेटमेंट जो 1 है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसको चेक किया ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं करती, कट होती है, अपीयर होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट हो रही है, यानी कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी है, तो वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड होती नहीं, सीधी सी बात है, वहीं से हम पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन 1 यानी स्टेटमेंट 1 ये सही नहीं है, तो जिसमें ऑप्शन 1 होगा या स्टेटमेंट 1 होगा वो करेक्ट नहीं है, ये डी में 1 है, ये करेक्ट नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन सी। अगर हम डायरेक्ट इस वर्स्ट वाले को भी पकड़ लेते तो हम पहले ही बता सकते थे, देखो इसमें भी 1 है, तीनों में 1 है, इसमें भी 1 नहीं है, तो हम बिना देखे ये कर सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमने चारों स्टेटमेंट को देख लिया, एक स्टेटमेंट के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। In the above diagram, the light is traveling through different media. It is noted by a scientist that angle 1 equal to angle 3 equal to angle 4, but angle 2 is less than angle 1. Which of the following statement would be correct? कौन से statement है? A है medium 1 is the denser than medium 3, but its density is equal to the medium 2. Option B, medium 2 is the rarest medium. C, medium 3 is denser than medium 1. Option D, medium 1 is and 3 are essentially the same medium, but medium 2 is denser than 1 and 3. देखो अगर हम इसको गौर से देखें, ये क्या बोल रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 ये रहा, इक्वल टू एंगल 3 ये रहा, इक्वल टू एंगल 4 ये रहा, यानी कि 1 2 3 4, ये मीडियम 1 2 3 4, इन तीनों का इंसिडेंट एंगल देखिए, ये वाला एंगल 1 क्या है, मीडियम 1 के लिए इंसिडेंट एंगल 3
ये मीडियम 3 के लिए इंसिडेंट एंगल, और एंगल 4 ये मीडियम 4 के लिए इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल्स सभी के लिए सेम है, यानी कि सभी के लिए कहने का सेंस है एंगल 1 एंड 3 एंड ये वापस एंगल 1 आ गया, सॉरी एंगल 1 आ गया, 4 नहीं है। इंसिडेंट एंगल ये और ये तीनों सेम है। इंसिडेंट एंगल तभी सेम हो सकते हैं जब वो मीडियम क्या हो, सेम हो, यानी कि वो ऑप्शन देखो जहाँ पे मीडियम सेम आ रहे हैं। कौन कौन से? 1 एंड 3, 1 एंड 3 ये रहा, और किसी में है ही नहीं, बात ही खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 1 3 आर मीडियम 1 इज डेंसर, गलत। मीडियम 3 डेंसर, गलत। ये मीडियम 2 इज नियरेस्ट, लेकिन इसमें बता ही नहीं 1 एंड 3 इक्वल है, ये वाला। मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। मीडियम 2 डेंसर है क्या 1 एंड 3 से? मीडियम 2 देखो हमें क्या देखा है, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1। अगर एंगल 1 से लेस देन है तो ऑटोमेटिकली 3 से भी है और 4 से भी लेस देन है। और एंगल आई अगर छोटा है तो वो कौन सा होगा? तो वो हमें सीधा सा बात है, वो डेंसर मीडियम होगा। तो ऑप्शन डी अपने सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, यानी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36 विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.65 और अल्कोहल का वो कितना है 1.36। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल? यहाँ पे देख ध्यान रखना, फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो हमें क्या करना है, ऊपर ग्लास वाला लिख दो, नीचे अल्कोहल वाला लिख दो, अपना कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का डिवाइड दे दो, जो आंसर आएगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर ये क्या पूछता अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऊपर अल्कोहल नीचे ग्लास रखते। यहाँ पे ये ग्लास रेस्पेक्ट टू अल्कोहल पूछ रहा है, तो 1.65 अपॉन 1.36 करो, ऑप्शन आएगा अपना बी करेक्ट। कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि सीधी सी बात है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता ये वाला। ये ऑलमोस्ट इक्वल होता तब ये वाला आता। बात है इन दोनों में, इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, ऑप्शन बी आएगा अपना करेक्ट आंसर। कौन सा है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.21। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट of height 2 millimeter is placed at a distance of 5 centimeter from the pole, find the height of the image। ऑप्शन है अपने पास 4 सेंटीमीटर, 6.67 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एंड 3.33 मिलीमीटर। क्या क्वेश्चन है ये कोई लेंस है जिसमें हमें क्या दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ओके, एज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अभी कहाँ पे इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि यू भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, यानी कि एच डैश हमें फाइंड करना है, एच डैश हमें फाइंड करना। चलो करते हैं। तो एच डैश मैग्निफिकेशन आ जाए तो हमें एच डैश आ जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच अपॉन एच डैश, वी अपॉन यू, ये होता है मैग्निफिकेशन। चलो तो यहाँ पे देखो u गिवन है लेकिन v नहीं है, तो v यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? f और u से v निकाल सकते हैं, निकालते हैं कैसे? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए v है, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। u हमेशा नेगेटिव में होता है, तो ये पॉजिटिव को बदलेगा, मैं नेगेटिव लिखूंगा वापस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में होता है। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 10, ये 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 10, भी क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन 10। चलो अब देखो ये क्या है? 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10, तो v इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u भी सेंटीमीटर में है, इसलिए। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू, v अपॉन यू। चलो मैग्निफिकेशन v माइनस 10 अपॉन u माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 2 टाइम। मैग्निफिकेशन आया इसका 2, तो बस यहाँ पे इनको कंपेयर कर लो। अब ये 2 इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच कितना? एच भी 2 है, तो एच डैश कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 4 मिलीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि h हमें किस में दे रखा है? मिलीमीटर में दे रखा है, तो अपना h डैश भी किस में आएगा? मिलीमीटर में। तो 4 तो देखो सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मिलीमीटर वाला। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि 4 मिलीमीटर।
4 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? चलो चलते हैं आगे। आगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केस फॉलोड बाय क्वेश्चंस। देयर आर टोटल ऑफ 12 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, अब देखो द फर्स्ट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन वुड बी एवल्यूटेड। 3 केस बेस्ड स्टडीज तो है, लेकिन वो तीनों पूरे साइंस की है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। तो हमें कौन सी करनी है? फिजिक्स वाली करनी है। और कितने 12 क्वेश्चन है ना, तो तीनों केस बेस्ड स्टडी के हर एक के 4-4 क्वेश्चन है। उन टोटल 12 में से हमें कोई 10 करने हैं। तो हम करते हैं वो फिजिक्स वाला केस बेस्ड स्टडी। क्या है केस? नूर, अ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम properties of light in her science project work. She kept x inside the box as shown in the figure. ये फिगर है, कोई x इसके अंदर रखा हुआ है, and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on the sides of the box. ये बॉक्स के अंदर कोई x है, लेजर लाइट से कोई इसको लाइट फॉलो करवा रही है और वो पास करवा रही है। She had a small butter paper screen to see the spot of light being cast as they emerged. ये लाइट रे 1 और 2 जा रही है, ये इमर्जेंट लाइट 1 और 2 डैश आ रही है, ये एक्स इसके अंदर है। ये इतना केस है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से? व्हाट कुड बी द एक्स सी प्लेस इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज सो? कन्वर्जिंग लेंस, पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक, प्लेन मिरर और ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अगर हम वापस देखें इसको तो क्या हो रहा है? ये लाइट 2, लाइट रे 2 और ये 2 वापस इमर्जिंग हो रही है, ये 2 यहाँ से और ये वापस यहाँ से इमर्जिंग हो रही है, ये इंसिडेंट और इमर्जिंग। तो अगर गौर से देखा, चाहे 1 वाली देख ले, ये 1 और ये 1 वापस इमर्जिंग। अगर गौर से देखो तो इनमें क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो ऑप्शन में अपने आंसर आए हैं क्या कुछ? कन्वर्जिंग लेंस ना, पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक ही तो होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये दोनों साइड पैरेलल हो, दो इधर साइड पैरेलल, दो इधर साइड पैरेलल। तो ये अब पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक की वो एक्स क्या है? वो एक्स कोई लेंस नहीं है, कोई मिरर नहीं है, कोई प्रिज्म नहीं है, वो एक ग्लास स्लैब है। कौन सी? पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेंस होता है या मिरर होता तो या तो वो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती। प्रिज्म होता तो उसको स्पेक्ट्रम बना देता। वो लेटरल डिस्प्लेड हुई है, डिस्प्लेस्ड हुई है, तो वो कहाँ पे हो रही है? अपने पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अपना, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर बोथ द रेज on the left side of the box to be 48.6 degree. She knew the refractive index of the material X inside the box was 1.5. What will be the approximate value of angle of refraction? 45 degree, 40 degree, 30 degree, 60 degree. Use the value sign 48.56 degree equal to almost equal to 0.75. ये क्या कह रहा है? उसने एंगल आई देख लिया, कितना था एंगल आई? 48 डिग्री। क्या दिया इसने? सी मेजर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल आई 48.6 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको पता है 1.5 है। तो हमें क्या करना है? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर वो कितना हो सकता है? तो हमें पता है स्नेल्स लॉ से, रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो देखो साइन आई वो कितना है? साइन 48.6 अपॉन में साइन आर इक्वल टू 1.5। चलो ये कितना है? ये इसने हेल्प के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, ये 0.75 है। तो 0.75 अपॉन में साइन आर इक्वल टू 1.5। अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये नीचे आएगा 2 0, ये नीचे आएगा 1 0, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। ये देखो ये 5 की टेबल से 2 टाइम, ये 5 की टेबल से 15 टाइम, तो ये 1 टाइम, ये वापस 1 टाइम, यानी कि साइन आर कितना आ गया? 1/2। साइन आर कितना आ गया? 1/2। तो साइन हाफ कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। साइन हाफ कितना होता है? 30 डिग्री पे होता है साइन हाफ। कैलकुलेशन दोबारा करके बताए? चलो कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन समझ आई दोबारा कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ तो पता ही है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। साइन आई कितना है? 48.6, जिसकी वैल्यू में दे रखी है 0.75। तो सीधा लिख दो 0.75, 0.75 अपॉन में साइन आर, आर ही तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 1.5। तो देखो 1 अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो गया? 1/5 अपॉन में 0.75। अगर गौर से देखो, ये देखो 0.75, ये 1.5, 10 डबल ही है, 10 डबल है। चाहे कैलकुलेशन करके देख लो, ये 2 0 जाएंगे ऊपर,
एक जीरो आएगा नीचे, जीरो से जीरो, 15 की टेबल से 1 टाइम, 15 टेबल से 5 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो 1 अपॉन साइन आर इक्वल टू 2। तो फिर कितना हो, देखो साइन आर कितना हुआ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि साइन आर कितना, हाफ। साइन हाफ कहाँ पे होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स बहुत अच्छे से याद कर रखी है, साइन हाफ होता है अपना 30 डिग्री पे। तो कौन सा हुआ अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आवर फ्रेंड noted the following observation from this demonstration. Number 1, glass is optically rarer than air. Number 2, air and glass allow light to pass through them with the same velocity. Number 3, air is optically rarer than glass. Number 4, speed of light through a denser medium is faster than a rarer medium. And number 4, the ratio sine of angle of incident in the first medium to the ratio of the sine of angle of reflection in the second medium gives the refractive index of second material with respect to the first one. ऑप्शन है विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज गिवन इज बिलो इज करेक्ट। कुछ एक स्टेटमेंट है 5, कौन कौन से करेक्ट है देखते हैं। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन द एयर, ग्लास तो डेंसर है क्योंकि ग्लास में स्पीड ज्यादा होती है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से नहीं होती, एयर में ज्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। ऑप्शन 1 भी गलत है, एक स्टेटमेंट 1 भी गलत है, सेकंड भी गलत है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, ये सही है। ग्लास एयर ग्लास की तुलना में रेयर है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन द रेयर मीडियम, ये भी गलत है। लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है, गलत है। ये कह रहा है द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन होता है, स्नेल्स लॉ है, यानी कि करेक्ट है। यानी कि करेक्ट कौन कौन से है, नंबर 3 एंड नंबर 5। तो कौन कौन से, अगर हम ऑप्शन देखें सेकंड 4 5 ना, थर्ड 4 ना, 1 4 5 ना, 3 और 5 ही तो करेक्ट थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 3 एंड 5 आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेपर का लास्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 60। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन द, तो क्या होता अगर 1.5 से कम होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, तो क्या होता, लेटरल शिफ्ट टू द रे वुड हैव बीन लेस, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट था वो कम हो जाता। Lateral shift of the ray would have been more, lateral displacement बढ़ जाता। Lateral shift of the ray would remains the same as before, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना lateral displacement पहले था उतना ही रहना था। There is not enough information to comment on any of the above statement, information पूरी नहीं है। तो देखते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता तो लाइट में की स्पीड में जो वेरिएंस आता, डिफरेंस आता, वो कम आता। लाइट का स्पीड में वेरिएंस कम आता, लाइट की स्पीड के डिफरेंस में वेरिएंस कम आता, तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होता। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी कम होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दक्षांश एजुकेशन के साथ।